जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजे लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो जितने भी सारे साथी जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं यहाँ इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। साइंस के भी प्रश्न अभी जो है कुछ दिनों से चल रहा है और पिछले जितने सारे लेक्चर हुए हैं उसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को किए हैं। जीके जीएस के प्रश्नों को भी कराएंगे, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस करिएगा। आज भी साइंस के प्रश्नों को लिए हैं, क्योंकि साइंस के प्रश्न जो है हम लोग को करना बहुत जरूरी है। प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाएंगे। तो पीछे के लेक्चर में हम लोग साइंस के प्रश्न किए थे, यांत्रिकी चैप्टर से किए थे। यांत्रिकी चैप्टर है भौतिकी का, वहां से प्रश्नों को किए थे। आज भी उसी से रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे, आपको अच्छे तरीका से समझाएंगे, चित्र के माध्यम से समझाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं होगा, आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में भी आएगा। तो पीछे लेक्चर नहीं देखें तो आप लोग जरूर उस लेक्चर को देख लीजिएगा। और साथियों, आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे सबसे पहले। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या पहला। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पहला कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में, ओके, न्यूटन के कौन से नियम का उपयोग करके वह अपने तट तक उसको ला सकता है। पहला गति नियम, दूसरा, तीसरा गति नियम, पहला, दूसरा और तीसरा गति नियम। तो न्यूटन को मतलब न्यूटन के 3 गति नियम होते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम जो है यहाँ पे फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है कि जब कोई भी व्यक्ति है पूर्णतः चिकना बर्फ है, उसको क्षैतिज समतल में के मध्य में विराम स्थिति में है, तो वहां पे न्यूटन के तीसरा गति नियम फॉलो करा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। अब आया न्यूटन की बात। तो न्यूटन का कौन कौन से नियम होते हैं, आइए मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ पॉइंट लिए हैं जिससे उसके माध्यम से आप लोग को समझा देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छे तरीका से याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रथम नियम कह रहा है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाहरी बल उससे करने के लिए जो है उत्प्रेरित न करे। इसी नियम को हम लोग न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। या सीधा सीधा आप लोग को याद करना होगा कि कोई भी पिंड है अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहने की चेष्टा करेगा। जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल का उपयोग न करें तब तक वहां पे ये नियम जो होगा लागू नहीं होगा। अगर उदाहरण से एक बात करते हैं कि इससे उदाहरण से समझते हैं कि जब कोई भी बस या ट्रेन अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री जो होते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं। तो यहाँ पे नियम जो कौन सा फॉलो हो रहा है, तो न्यूटन का पहला नियम, क्योंकि आदमी जो थे विरामा अवस्था में थे, बस में बैठे थे विरामा अवस्था में, अचानक वह ब्रेक लगाती है जिससे आगे की ओर यात्री झुक जाते हैं। तो यह भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, न्यूटन का प्रथम नियम फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार अगर बात करें कि चलती ट्रेन से कूदने वाले व्यक्ति आगे की ओर गिर सकता है, यह न्यूटन के कौन से नियम को अनुसरण करता है। तो अगर आपको याद होगा कि सर बताए थे कि न्यूटन का प्रथम नियम, तो यहाँ पे न्यूटन का प्रथम नियम जो है अनुसरण करता है। आप ऑप्शन देखिएगा, तुरंत उस ऑप्शन को सही कर दीजिएगा। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिए दूसरा नियम क्या कहता है न्यूटन का। कह रहे हैं न्यूटन का दूसरा नियम कि किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। उसकी जो दिशा होती है वही होती है जो बल की दिशा होती है। अर्थात F बराबर क्या होता है, ma होता है। F बराबर ma, जहां पे F जो होता है बल होता है, m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और a जो होता है त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण होता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे बात है तृतीय नियम क्या होता है। तो प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह जो होता है न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। प्रश्न में भी यही बात बोला गया था कि ठीक है, तो आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर ये छोटा छोटा कपूर के छोटे छोटे हम टुकड़े लेते हैं, ओके, छोटे छोटे
टुकड़े लेते हैं, ये जल ले लेते हैं, यहाँ से हम इसको जल लेते हैं। अगर इसी पर हम कपूर के छोटे छोटे टुकड़े को रख देते हैं तो जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े हैं वह नाचने लगते हैं। इसका भाई रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होने लगता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का यह गुण है, खुद से गुण है, और जल के घनत्व के कारण। तो यहाँ पे दिया है कपूर का यह गुण है कि मतलब कि हम जल के सतह पर कपूर को रखेंगे, वह नाचना प्रारंभ कर देंगे, यह इसका जो है गुण है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ए ऑप्शन जो हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण ही जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वह जल की सतह पर नाचने लगते हैं। ओके, क्लियर हो गया? क्योंकि जो कपूर होते हैं, कपूर की जो टुकड़े की आकृति होती है अनियमित होती है, और इस कारण जब हम लोग उसे पानी में डालते हैं तो उसका एक भाग दूसरे भाग की अपेक्षा अधिक घुल जाता है, और एक ओर का जो पृष्ठ तनाव होता है दूसरी ओर से कम हो जाता है, जिसके कारण जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वह जल की सतह पर नाचने लगते हैं। बिल्कुल सही होगा। अगर एक बात और प्रश्न आपसे एक रखते हैं कि अगर बात करें कि जो क्या शुद्ध जो होता है, अगर कपूर को लेते हैं, क्या शुद्ध कपूर को लेंगे तो क्या यह पानी में डूब सकता है कि नहीं डूब सकता है? तो देखिए यहाँ पे जो होगा, अगर शुद्ध कपूर को हम अगर लेते हैं तो शुद्ध कपूर जो होगा पानी में क्या होगा, अघुलनशील हो जाएगा, अघुलनशील होगा। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं प्रश्न तीसरे पर। अब देखिए जो तीसरा प्रश्न लिए हैं कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, कि अपरिवर्तित रहता है कि अपरिमित हो जाता है? डिटर्जेंट के मतलब आप लोग जानते होंगे अपमार्जक होता है, अपमार्जक। ये डिटर्जेंट जो दिया गया है इंग्लिश में दिया है, अपमार्जक हिंदी में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं घड़ी, घड़ी पर लिखा रहता है डिटर्जेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है। जब शुद्ध जल में हम लोग डिटर्जेंट डालते हैं तो इसका जो पृष्ठ तनाव होता है, माफ कीजिएगा, घट जाता है। ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पृष्ठ तनाव कम भी हो जाता है, वही चीज़ है, कम हो जाता है या घट जाता है जब पानी में कुछ डिटर्जेंट को डालते हैं, क्योंकि उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वह क्या होता है, कम हो जाता है। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। चौथा, यहाँ पे जो चौथा जो प्रश्न है कि साबुन को जल में घोलने पर उसका जो पृष्ठ तनाव होता है क्या होता है? साबुन लेते हैं, साबुन लेने के बाद हम लोग उसको जल में घोल देते हैं, पूरा घोल देते हैं, तो वहाँ पे जो पृष्ठ तनाव की बात कर रहे हैं ये क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, कि पहले घटता है फिर बाद में क्या होता है, बढ़ जाता है? तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि साबुन को जल में घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव जो होता है घट जाता है। क्यों? क्योंकि जो साबुन होता है, डिटर्जेंट, ये जल के पृष्ठ के तनाव को क्या करता है, कम कर देता है, और मैल जो होता है उसमें गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। और साबुन के घोल के जो बुलबुले होते हैं इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। 5, यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। संवातक जो है कमरे के छत के जो है निकट लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में आ गया होगा कि संवातक का अर्थ क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा सर बता देते हैं तो बहुत मेहरबानी होती। तो देखिए, संवातक का मतलब होता है कि कोई भी अगर जो है व्यक्ति, जो ये जो है संवातक चिकित्सा संबंधी जो है एक युक्ति मानी जाती है। वह उन रोगियों के काम आती है जो सांस नहीं ले पाते हैं, सांस लेने में उनको कठिनाई होती है, उसी को हम लोग संवातक कहते हैं। तो बोला है कि कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सांस से में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है, उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, निचले भाग में वह शोभा नहीं देता। तो मैंने इसके बारे में बता दिए जिससे आपको खुद आंसर का पता चल गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है।
6 प्रश्नों को देखिए इस तरह के भी प्रश्न जो हैं अक्सर पूछा जाने की संभावनाएं है। कथन और कारण से भी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं मेरे अनुमान से, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। कह रहा है कथन ए में कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। कारण कि अपमार्जक जो होते हैं जल के पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो अभी जस्ट हमने इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया है। अगर आप लोग अच्छे तरीका से सुने होंगे, समझे होंगे, तो इस प्रश्न का जो 6 नंबर प्रश्न है आप इसका उत्तर जरूर सही कर दीजिएगा। एक कह रहा है कि दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं गर्द जो मैले होते हैं उसको निकाल देता है, और जब ये ऐसा काम करता है तो वहां पे उसका पृष्ठ तनाव जो होता है क्या होता है, घट जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया है बढ़ जाता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। और पहला जो ए है ये सही हो गया, आर क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों ऐसा? इसका मेन कारण क्या हो सकता है कि जब हम लोग अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो सीधा क्यों नहीं खड़ा रह सकते हैं? वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार सही होगा। गुरुत्वाकर्षण वहां पे नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण वहां पे नहीं होता है, जिससे वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार सही हो रहा है। ओके, आगे देखिए प्रश्न 8 जो प्रश्न है कि यदि केशव नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, तो दोगुना कर दिया जाए, तो इसमें चढ़ने वाले जो जल की सतह की ऊंचाई होती है उसमें हमको क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? वह दुगना हो जाएगी, आधी रह जाएगी, कि वहीं रहेगी, मतलब अपरिवर्तित रहेगी, शून्य हो जाती है। तो जब हम केशव नली का अगर व्यास को हम लोग देखिए, अगर केशव नली ऐसे मान लेते हैं, नली हो गया, इसके व्यास को हम लोग दुगना करते हैं, ये जो हो गया इसका व्यास हो गया, इसको हमको दुगना कर देते हैं, तो इसमें जो चढ़ने वाले जो जल की सतह की ऊंचाई होगी वह आधी रह जाएगी। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। कैसे क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी। आगे देखिए प्रश्न 9। यहाँ पे जो प्रश्न 9 है कि श्यानता की इकाई क्या होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। श्यानता की इकाई क्या होती है? पॉइज, पास्कल, प्याइजुली और इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है कि श्यानता की जो इकाई होती है पॉइज होती है, ये बिल्कुल आप लोग याद करिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है? श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है? तो याद करना होगा न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। ओके, प्रति वर्ग मीटर, ये इसकी इकाई है, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। श्यानता का मतलब क्या होता है? श्यानता का मतलब क्या होता है कि ये जो होते हैं ऐसे तरल पदार्थ जिसके बल का विरोध करते हैं, जिसके स्वरूप को यह बदलना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न है कि जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केशव नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई को हम लोग क्या देख सकते हैं? यहाँ पे दोनों केशव नलियों में बराबर होगी। अधिक व्यास वाली केशन नली में अधिक होगी, कम व्यास वाली जो केशन नली है वह उससे अधिक होगी। और यहाँ पे कह रहा है कि जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 10 है, यहाँ पे यह सही हो रहा है कि जब दो भिन्न भिन्न व्यास के दो गो केशव नली लेते हैं, एक केशव नली पहला लेते हैं, एक दूसरा लेते हैं, तो इसी किसी भी द्रव में इसको हम डुबा देते हैं। डुबाने पर जो इसकी द्रव की ऊंचाई होगी वह कम व्यास वाली नली केशन नली से क्या होगी? अधिक होगी। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 11 प्रश्नों को देखिए। 11 जो यहाँ पे प्रश्न है कि कैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, क्यों?
यहाँ पे उसका रीजन क्या होता है? कैंप मतलब जो होता है लालटेन जो होता है ना, लैंप की बत्ती, उसी को बातें यहाँ पे कर रहे हैं। तेल बहुत हल्का होता है, तेल वाष्पशील होता है, सतह तनाव घटने के कारण होता है कि कैपिलरी क्रिया के कारण ऐसा होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कैपिलरी क्रिया के कारण ऐसा चीज देखने को मिलता है कि जो कैंप की बत्ती होती है, यहाँ पे लैंप कर लीजिएगा, कैंप नहीं लैंप, लैंप की बत्ती तेल चढ़ता है क्योंकि कैपिलरी क्रिया के कारण, और कहीं कहीं आपको कैपिलरी न देकर केशिकत्व के कारण दे देगा, केशिकत्व के कारण। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। केशिकत्व के कारण जो होता है वह लैंप की बत्ती की जो तेल होता है वह ऊपर चढ़ता है, कैपिलरी न देकर केशिकत्व भी आपको दे सकता है। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए 12। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा सिद्धांत है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है यहाँ पे। तो वही चीज है कि पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का, केसर का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, ऐसा जो है सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही होता है। क्योंकि अगर बात करें कि अगर लोहे की नाव या भारी भरकम जहाज है, पानी में न डूबने के पीछे वहां पे आर्किमिडीज का भी सिद्धांत काम कर रहा है। जब तक अगर बात करें कि लोहे की कोई भी वस्तु हम लोग पानी में डालते हैं तो वह वस्तु अपने भार के बराबर जल को हटाते हुए नीचे जाती है। तो यहाँ पर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। 13 प्रश्नों को देखिए। 13 जो प्रश्न है कि आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लवन का नियम से, समकोण त्रिभुज का नियम से, गुरुत्वाकर्षण का नियम से, करंट एवं वोल्टेज के संबंध से। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, प्लवन के नियम से संबंधित है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है या नियम, ये प्लवन के नियम से संबंधित है। प्लवन का नियम जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। पहला नियम सुन लीजिए कि जो संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव स्थापित करती है। यह प्लवन का पहला नियम है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। और इसका दूसरा नियम कहता है कि ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। यह प्लवन का 2 नियम है। ओके, आगे देखिए प्रश्न संख्या 14 आते हैं। यहाँ पे जो 14 प्रश्न करा है कि जब कोई भी वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है, उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, उसके भार में आभासी कमी या उस वस्तु के भार द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत फॉलो कर रहा है? तो बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज, पास्कल का सिद्धांत और यहाँ पे हुक का नियम। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ये जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इस चीज को आप जरूर अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत को, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न जो है सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत से। बर्नौली का भी सिद्धांत पूछा जाता है, हुक का नियम भी पूछा जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। सारे प्रश्नों को कराएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं 15, उत्सावकता से संबंधित वैज्ञानिक यहाँ पे कौन है? उत्सावकता, जैसे आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर, इनमें से सभी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। जो उत्सावकता से जो संबंधित व्यक्ति होंगे उनका नाम है आर्किमिडीज। 16 जो प्रश्न है कि द्रव में आंशिक एवं पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस के द्रव्यमान पर, ठोस के भार पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो द्रव में कह रहा है कि जो द्रव में आंशिक एवं पूर्णतः डूबे किसी भी ठोस द्वारा उछाल की मात्रा जो है वह ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, क्योंकि आगे देखिए प्रश्न आते हैं 17।
यहाँ पे जो 17 प्रश्न है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या हो सकता है। जल लेते हैं, जल पर अगर हम लोग लोहे को टुकड़े रख देते हैं तो वह पानी के अंदर डूब जाता है। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को नहीं तैरता है, उसका रीजन बताइए ना भैया कि वह काहे नहीं तोड़ता है, काहे नहीं वह तैरता है जल के पृष्ठ पर। तो यहाँ पे एक कह रहा है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार होता है लोहे के भार से कम होता है, और बी कह रहा है कि लोहे द्वारा जो विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, और वही चीज है कि यहाँ पे बराबर होता है और जल का विस्थापन नहीं कर सकता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो अगर ए ऑप्शन को हम लोग सही करें तो ये सटीक बैठ रहा है कि लोहे द्वारा जो विस्थापित जल का भार होता है लोहे के भार से क्या होता है, कम होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, राइट हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न 18। यहाँ पे जो 18 प्रश्न है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, अगर कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर कि भार के बराबर कि पृष्ठ भाग के बराबर कि घनत्व के बराबर। तो आयतन के बराबर अगर वह पानी को हटाती है तो कोई भी नाव डूब जाएगी, ये बोला है। तो आयतन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 19। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छा आया है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीस। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और एक यहाँ पे जो आर्किमिडीज है यह ग्रीस देश से संबंधित है, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। आर्किमिडीज जो है ये यूनान के रहने वाले थे, मतलब यूनानी गणितज्ञ, आविष्कारक और वैज्ञानिक थे। और ये जो थे भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने जो आर्किमिडीज थे बहुत अपना रोल निभाया। और भौतिकी विज्ञान में इन्होंने जल स्थितिकी, सांख्यिकी, उत्तोलक के सिद्धांत की अपनी व्याख्या को नींव रखी। आगे देखिए प्रश्न 20 जो प्रश्न है कि पानी की बूंदों को तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पे तैलीय का मतलब तेल लगा हुआ कोई कागज होना चाहिए, कोई पृष्ठ होना चाहिए जो पानी की बूंदों पर नहीं चिपकता है। उसका रीजन क्या हो सकता है। आसंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आसंजक बल का अभाव, आसंजक बल का अभाव। अब ये जो आसंजक बल क्या होता है कि दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसी को आसंजक बल कहते हैं। जैसे इसका अगर बात करें कि आसंजक बल के कारण ही पानी जो है कांच को भिगोता है। ब्लैक बोर्ड पर हम चौक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं, इसका मेन रीजन यही है, आसंजक बल का ही अभाव है। पीतल के बर्तन पर निकलकर पॉलिश की जाती है, आसंजक बल का ही उदाहरण है। ओके। 21 जो प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। एडमंड फिशर, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, पाउलसेन और जेड जॉनसन। यहाँ पे आप माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी जिसको कहते हैं। तो जेड जॉनसन यहाँ पे सही होंगे। सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किए थे यह जेड जॉनसन के द्वारा किया गया था। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से आंख से न देखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को भी हम लोग देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उससे चीज़ों का अवलोकन एवं जांच किया जाता है जिससे हम सूक्ष्म दर्शन कहलाता है। ठीक है, हम लोग छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वहाँ पे इस यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। आगे देखिए प्रश्न 22 जो प्रश्न है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो बहुत सारी किताबों में जो है कुछ अलग अलग प्रकार के आंसर भी दिए गए हैं। तो आप लोग को जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 8.3 मिनट लगता है। 8.3 मिनट, कहीं कहीं 8.5 मिनट, मतलब अपने हिसाब से जो राइटर लिखते हैं बुक को तो वहाँ पे अपने हिसाब से मिल जाता है। तो 8.3 मिनट यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। याद करना होगा कि जो सूर्य के प्रकाश होते हैं वह पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का समय लेते हैं। 23 प्रश्न है
कि मायोपियो का दूसरा नाम क्या है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? समीप दृष्टि, अपबिंदुकता, जारा, दूरदर्शिता, दीर्घ दृष्टि। तो यहाँ पे मायोपिया का दूसरा नाम जो हो जाएगा समीप दृष्टि हो जाएगा। अब रही बात कि मायोपिया ये क्या चीज हो जाएगा, जिसको हम निकट दर्शिता के नाम से जानते हैं। निकट दर्शिता के नाम से जानते हैं, सीधा सीधी बात है मायोपिया को। निकट दर्शिता ये जो है 40 वर्ष से कम आयु के लोगों में खराब दृष्टि का सबसे आम कारण होता है। 40 वर्ष से अगर कम लोग हैं और उनकी आयु में अगर 40 वर्ष से कम है तो उसमें उनको मायोपिया देखने को मिल सकता है। निकट की वस्तुओं उनके सामने नहीं दिखाई दे सकती है, तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। दोष जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, निकट दूरदृष्टि दोष, जारा दूरदर्शिता, 3 प्रकार का हो गया। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना होगा। 24 प्रश्नों को देखिए। 24 जो प्रश्न है कि एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, बिल्कुल सही बात है। इस कारण कि वह दूर स्थित वस्तुओं की प्रतिबिंब उसकी आंखों पर कहां पर फोकस पड़ेगा, बिल्कुल सही बात बोला है। कोई भी व्यक्ति है अगर भैया उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो वह चश्मा का प्रयोग तो जरूर करेगा। अगर चश्मा का प्रयोग करेगा तो जो बाहर किसी भी वस्तु को अगर वह देखना चाह रहा है तो उस चीज को देखने के लिए उसकी आंखों पर वह फोकस कहां पे पड़ेगा, जिसको हम दृष्टि पटल रेटिना के पीछे कह सकते हैं। दृष्टि पटल के सामने, दृष्टि पटल के ऊपर अंध बिंदु जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट के कारण। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, दृष्टि पटल के सामने। वहाँ पे जो उसका मेन फोकस होगा दृष्टि पटल के सामने होगा। थोड़ा सा मैंने चित्र लेना यहाँ पे भूल गया है, तो आप लोग इसे जरूर समझ लीजिएगा। हम चित्र रहता तो आपको अच्छे तरीका से एकदम विस्तार से समझाते हैं। 25 प्रश्न है कि डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता का, लेंस की फोकस दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का, ध्वनि की तीव्रता का। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? वह होता है डायोप्टर होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। और दोनों के बीच फर्क क्या है? तो दोनों के बीच बहुत सारा फर्क है। उत्तल लेंस जो होता है वह बीच में मोटा होता है, उस पर पड़ने वाला जो समानांतर किरण पुंज होता है एक बिंदु पर अभिसरित करता है, जिसको हम अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस जो होता है बीच में अपेक्षाकृत पतला होता है, उस पर पड़ने वाला जो समानांतर किरण पुंज होता है एक बिंदु पर अपसरित होता है, तो इसको अपसारी किरण पुंज कहा जाता है, इसको अभिसरित किरण पुंज कहा जाता है। इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है दोस्तों, पुंज नहीं कहा जाता है। इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी किरण पुंज आता है तो हमने बोल दिया अपसारी किरण पुंज, जिसको आप अपसारी लेंस भी कहिएगा। अभिसरित करता है तो अभिसारी लेंस हो जाएगा। 26 जो प्रश्न है कि नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है, इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? नीले रंग को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यह नीला रंग संक्रमित करती है। नीले रंग जो होते हैं सहित सभी रंग को अवशोषित वहीं अवशोषित कर लेती है। यह नीले रंग सहित सभी रंगों को संक्रमित करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नीले कांच की जो प्लेट होती है वह धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि यह नीले रंग को संक्रमित कर लेती है। ओके, 27 प्रश्नों को देखिए। 27 जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि समुद्र में पानी के नीले होने का मुख्य रीजन क्या हो सकता है? समुद्र का पानी नीला क्यों होता है? तो ए में कह रहा है कि जल अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर एनी रंगों का अवशोषण। बी कह रहा है कि जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। सी समुद्र जल की अशुद्धता द्वारा नीले प्रकाश का परिवर्तन और समुद्र जल द्वारा नीले आकाश का परिवर्तन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ पे जो होगा समुद्र में पानी के नीले होने का जो मुख्य कारण है वह जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे देखिए प्रश्न 28 जो प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिग्रेशन, ऑप्टिकल टेक्स्ट रिग्रेशन,
मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिग्रेशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिग्रेशन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिग्रेशन। अब ये होता क्या है, तो जो हम लोग के पास OMR शीट होता है जिसमें हम 4 विकल्प दिया जाता है, हम उसको सही करते हैं, जो ऑप्शन सही हो रहा है वही चीज होता है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिग्रेशन, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा होता है उसमें वहाँ पे उपयोग किया जाता है। 29 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न जो 29 है कि ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, सौर कोशिका द्वारा कि ग्रामोफोन द्वारा। तो माइक्रोफोन द्वारा जो होगा ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में प्रयुक्त किया जाता है माइक्रोफोन के माध्यम से। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या जो 30 नंबर प्रश्न पे 30 जो प्रश्न है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय की प्रत्यास्थ। तो एक्स किरणें जो है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। एक्स किरणें क्या होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो मैंने यहाँ पे 30 प्रश्नों को आपको कराए हैं जो साइंस से रिलेटेड था। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इस चीज़ को वीडियो जो है आप लोग इसको शेयर करने में जरूर मदद करिएगा एक दूसरे के सामने, क्योंकि जितने सारे प्रश्नों को करा रहे हैं ये ऐसा ना हो कि BPSC में आपसे ये प्रश्न जो है छूट सके, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसी के हिसाब से मैं ये सारे प्रश्न जो मुख्य प्रश्न हैं आपको करा रहे हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।